आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज वर्ब एडवांस्ड। वर्ब एडवांस्ड कोई अलग से वर्ब नहीं है। ये वो वर्ब है जिसको हम बचपन की पढ़ाई में किसी वजह से भूल गए थे या इस पे ध्यान नहीं दे पाए थे। आज समय है, मौका और दस्तूर दोनों है कि हम इसको अच्छे से समझें कि वर्ब्स कितने तरह की होती है और ये कौन कौन से तरह की टेक्निकलिटीज एग्जाम में हमारे सामने लेके आती है। ये जो टॉपिक है वर्ब एडवांस्ड, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारे एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक रहा है। आइए इसको बेसिक से समझने की तैयारी करते हैं। अगर हम वर्ब एडवांस की बात करें तो वर्ब की अगर बात करते हैं तो बचपन से हमने पढ़ा है वर्ब इज बेसिकली अ डूइंग वर्ड। ऐसा शब्द जो काम करता हो उसको हम बच्चों बचपन से क्रिया बोल के आए हैं। लेकिन बताना चाहूंगा केवल काम करने वाले शब्द ही क्रिया नहीं होते, उसके अलावा कोई चीज आपकी दशा स्थिति अवस्था बताती है उसको भी हम क्रिया ही कहते हैं। अगर मैं कहता हूं, एक सेंटेंस देखें, रानी रानी प्लेज हॉकी। इसमें रानी जो है वो खेलने का कार्य कर रही है, तो ये खेलना एक वर्ब हो गया। लेकिन अगले ही वाक्य में आपको दे रखा है रानी इज अ टीचर। रानी इज अ टीचर। इस वाक्य में रानी है, टीचर भी है, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा है। ध्यान से देखें, शायद इसमें आपको रानी की स्टेट बता रखी है, शी इज अ टीचर, तो यहां पे इसको आपको वर्ब बताना पड़ता है। इसमें इज एक वर्ब होगा और वो भी मेन वर्ब होगा, इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे पहले वाक्य में रानी काम करती दिख रही थी, दूसरे वाक्य में रानी भी थी, टीचर भी था, लेकिन काम जैसा कुछ नहीं, उसकी स्टेट को डिफाइन किया जा रहा था। तो वर्ब केवल डूइंग वर्ड ही नहीं होता, ये स्टेट डिनोटिंग वर्ड भी होता है, आपकी दशा स्थिति अवस्था को भी बताता है। तो वर्ब का डायमेंशन थोड़ा यहां बढ़ गया है। चलते हैं जल्दी से वर्ब्स के काइंड्स की तरफ। सबसे पहला काइंड आता है स्टूडेंट्स प्राइमरी वर्ब्स, जो तीन तरह का होता है, बी, डू और हैव। ये जो प्राइमरी वर्ब्स होता है स्टूडेंट्स, इसको हम हेल्पिंग वर्ब इनको हम हेल्पिंग वर्ब मेकर्स कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब बनाने का कार्य करता है। तो जितनी बातों को हम टेंस में पढ़ के आए हैं या आएंगे, तो पता रहे बच्चों बी की फॉर्म किस तरीके से लिखी जाती है। अगर बी रूट फॉर्म है तो इसकी फॉर्म बनती है बच्चों वॉज और वर। इसकी फॉर्म निकल के आती है वॉज वर, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बोलो। अगर बी आपकी रूट वर्ड है, रूट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म वॉज वर है और थर्ड फॉर्म बीन है। ये जो बी होता है ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। प्रेजेंट टेंस में इसके खाने वाले दांत तैयार होते हैं बच्चों, उनको कहते हैं एम आर इज। तो ये इस बी की प्रेजेंट फॉर्म हो गई, ये बी की पास्ट फॉर्म हो गई और ये बी की थर्ड फॉर्म हो गई बी। तो ये सहायक क्रिया बनाने का काम करता है बी, इसको प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं डू की कहानी शुरू करूं, तो डू अगर इसकी सेकंड फॉर्म बनाना चाहें तो बच्चों डिड बनती है। शायद आपको पता होगा कि इस डू का अगर मैं सिंगुलर वर्जन तैयार करूं तो एक और चीज आती है, बोलो क्या, डज। इसका मतलब ये डू से निकली बातें हैं और ये प्राइमरी वर्ब्स कैटेगरी में आती है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स का निर्माण करती है। आगे चलता हूं बच्चों, अगली अवस्था आती है हैव, जिसकी सेकंड फॉर्म आपने पढ़ी सुनी होगी, बोलो क्या चीज है भाई, हैड। और अगर हैव का मैं सिंगुलर वर्जन तैयार करूं तो ऐसी चीज भी आपने सुनी होगी जिसको आप टेंसेस की दुनिया में सहायक क्रिया कहते आते थे। ये सारे के सारों की जड़ क्या है, तो जड़ तीन है बच्चों, एक है बी, एक है डू, एक है हैव। इनको हम कह देते हैं हेल्पिंग ऑफ मेकर्स। ये प्राइमरी वर्ब्स कैटेगरी को तैयार करता है। आगे चलता हूं बच्चों, सेकंड कैटेगरी आती है मेन वर्ब्स। तो बचपन की बात है, भूल नहीं जाना रे। अगर मैं यहां एक वर्ब बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां गिवन है टेल, फिर उसकी सेकंड फॉर्म होती है कुछ टोल्ड, फिर उसकी थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, और कभी कभी मौसम सुहाना दिल दीवाना, तो वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाना। तो आप इस तरह की फॉर्म बचपन से यूज करते आए हैं, खास तौर पे टेंस टॉपिक में। तो बेटा जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसी को एक नाम दिया जाता है प्रेजेंट फॉर्म, इसी को आप कहते हैं रूट फॉर्म, इसी को आप कहते हैं रूट फॉर्म, और कभी कभी इसी को हम कह लेते हैं बेस फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई बच्चों। सेकंड फॉर्म का नाम दिया जाता है
पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। इस लिहाज से थर्ड फॉर्म का नाम फ्यूचर फॉर्म नहीं होता बच्चों, फ्यूचर तो टेंस होता है, इसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको हम मोहब्बत से बोलते हैं पास्ट पाटलिपुत्र फॉर्म, दैट इज पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और कभी कभी पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको नाम दिया जाता है बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये इसका नाम हो गया। जिनको हम बचपन से शॉर्ट में बोलते थे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, उनका नाम क्या है? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। आगे चलकर इनको हम इसी टॉपिक में यूज करेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थर्ड नंबर पे आता है बच्चों रेगुलर वर्ब्स। ये रेगुलर वर्ब्स वो हैं जो छोटी क्लासेस में हमारी सहायता करते थे। जब टीचर पूछा करते थे बताओ इस वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है, तो हम ऊपर वाले का नाम लेके ईडी लगा दिया करते थे। तो ध्यान से देखो, ईडी 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 ईडी, ये जो ईडी ईडी के साथ सेकंड थर्ड फॉर्म बनाता है, इसी को आप कहते हैं कौन सी फॉर्म? रेगुलर फॉर्म। यानी कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में ईडी और थर्ड फॉर्म में ईडी, इस खूबसूरती को कहते हैं, बोलो कौन सा वर्ब? रेगुलर वर्ब्स। जैसे आपके सामने दो एग्जाम्पल यहां पेश किए गए हैं बच्चों, प्ले प्लेड प्लेड, वॉश वॉश्ड वॉश्ड। ऐसे समय पे ये ईडी 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 ईडी, ये सीधे सीधे रेगुलर वर्ब फॉर्म को दर्शाता है। इसके बाद आता है ऑन द कॉन्ट्रेरी, दैट इज इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इनको भी समझ लो भाई। ये एक वर्ब लिखने का अनियमित पैटर्न है, एक डिस्टर्ब्ड पैटर्न है, एक नॉन ईडी पैटर्न है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसका ए बच्चा क्या है? सिंग सैंग संग। आप कहोगे सर तीनों के तीनों लोग अलग दुनिया के हैं, एक अलग, एक अलग और एक अलग। तो यहाँ पे तीनों के तीनों लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। दूसरा देखो बेटा, जहां पे तीनों के तीनों लोगों में पूर्ण इत्तेफाक दिखेगा, तीनों फॉर्म एक जैसी सूरत की हैं। शट शट शट, सेट सेट सेट, पुट पुट पुट, इस तरह की क्रियाओं को कहते हैं बच्चों इररेगुलर वर्ब फॉर्म। कारण क्या है ऐसा? क्योंकि बेचारे ईडी पैटर्न को मेंटेन नहीं कर पा रहे, इस वजह से हमने इनको क्या कह दिया। आगे चलते हैं बच्चों, सी पैटर्न, जिसमें शुरुआत की दो बातें एक जैसी हैं। आंखें खोल के देखें कृपया, बीट बीट बीटन। आप कहोगे सर यहां खूबसूरती, शुरुआती दो शब्दों की एक जैसी, एक सारिता दिख रही है। ये पैटर्न होता है जहां पे ए और बी, पहला और दूसरा वर्ब फॉर्म एक जैसी सूरत की होती है। इसके बाद आता है डी पैटर्न, जिसमें आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की सूरत एक सी दिखती है। टीच टॉट टॉट, कैच कॉट कॉट, ऐसी बातें करें तो यहां पर ये इरेगुलर वर्ब फॉर्म का डी पैटर्न बनता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स ई पैटर्न, और इसमें पहली और तीसरी फॉर्म की सूरत एक सी होती है। कम केम कम, पहली और तीसरी एक सी। इसका मतलब ये भी एक इरेगुलर वर्ब पैटर्न बनाता है। पहली कौन सी थी? जिसमें तीनों की सूरत अलग अलग थी। दूसरी कौन सी है? जिसमें तीनों की सूरत एक सी है। तीसरा पैटर्न बनता है जिसमें पहली दो का शक्लें एक सी हैं। अगला पैटर्न जिसमें लास्ट की दो शक्लें एक सी हैं। और लास्ट ई वाला पैटर्न जिसमें पहला और लास्ट वाली वर्ब फॉर्म बिल्कुल एक सूरत की है। यहां तक किसी को डाउट है? एनी क्वेश्चन सो फार? यहां तक कोई प्रश्न आना चाह रहा है तो पूछें प्लीज। तो हेल्पिंग वर्ब मेकर्स को क्या कहा था हमने? प्राइमरी वर्ब्स, मेन वर्ब्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और कभी कभी मौसम सुहाना दिल दीवाना वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाना। इनको हमने विशेष नाम दिए थे, नाम याद रखना, पहले भूल जाए चलता था, अब नहीं चलेगा, वर्ब एडवांस पढ़ रहे हैं इसलिए। रेगुलर वर्ब्स ईडी ईडी पैटर्न फॉलो करती है, इरेगुलर वर्ब्स ईडी ईडी पैटर्न फॉलो। इसके कितने भाग हो गए? ए बी सी डी ई। आगे चलता हूं भाई। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नंबर कौन सा है पढ़ के बताएं भाई? फोर्थ। यहां आता है मॉडल वर्ब्स। ये जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, अंग्रेजी में एक टॉपिक चलता है जिसको हम कहते हैं मॉडल्स। इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं, कुछ लोग इसी को मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीटमेंट लेती हैं।
इनमें कौन कौन सी बातें आती हैं? तो यहाँ पे जितने नाम लिखे हैं एक बार ध्यान से देखो बेटा, इनको आपने अब तक की पढ़ाई में कभी ना कभी सुना पढ़ा जरूर होगा। क्या क्या है भाई? तो मे, कैन, माइट, कुड, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, विल और शेल। ये सारी बातें जो हैं ये किसी जमाने में मॉडल की तरह से पढ़ाई गई थी या आगे जाएंगी। ये मॉडल्स होते हैं बच्चों, इनको हम मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। आपको ये भी पता होगा कि इनके ठीक बाद में हमेशा वर्ब की फॉर्म कौन सी इंसर्ट की जाती है। ये आपने बचपन की बात है, भूल नहीं जाना रे। इसके बाद चलते हैं आगे और आती है लिंकिंग वर्ब। बस यहां से कायनात चेंज होती है भाई, यहां से आपकी दृष्टि बदलनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा कौन सी वर्ब की? तो बेटा लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी कार्यकर्ता को किसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से मिलाती है। बोलो कौन सी वर्ब होती है जो किसी सब्जेक्ट को किससे मिलाती है? ऐसी वर्ब को मैं कौन सा नाम दे देता हूं? अब बोलो बेटा। लिंकिंग वर्ब। तो कोई आपसे पूछे भाई साहब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, तो लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो किसी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से मिलाती है। अब एक प्रश्न उठता है, सर ये क्या चीज है भला? तो आओ इसको समझते हैं। अंग्रेजी में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या है, कुछ कंपैरिजन होल्ड करके आपको चीजें समझाता हूं। एक वाक्य दे रखा है बच्चों मुझको, आई राइट अ लेटर। फिर मुझको एक सेंटेंस गिवन है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। फिर मुझको गिवन है, वी वी ड्राइव वी ड्राइव अ कार। अगर इन तीनों को देखें तो प्यारे बच्चों काम करने वाले आइटम कौन है? आई, शी और वी। इन तीनों को हम अंग्रेजी में क्या कहते आए हैं भाई? सब्जेक्ट। काम कौन से कर रहे हैं? लिखने का, गाना गाने का और गाड़ी चलाने का। शायद इनको हम क्या कहते आए हैं? आगे जो भी दे रखा है इनको हम क्या कहते हैं भाई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो हिंदुस्तानी भाषा में इसको क्या कहते हैं? बोलो, कर्म। इसको पहचानने के लिए कुछ प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं बेटा। क्या, किसे और किसको। क्या, किसे, किसको का जवाब देने वाला आइटम अपने आप में कौन डिक्लेयर कर दिया जाता है? अब मुझे बताओ। मैं लिखता हूं, बोलो क्या। लड़की गाती है, बोलो क्या। हम चलाते हैं, बोलो क्या। इसका मतलब ये सारी बातें किसका जवाब दे रही हैं? हाँ जी, किसका जवाब दे रही है? क्या का जवाब दे रही है, इसलिए इनको क्या कह रहा हूं मैं? बोल नहीं रहे हो, बोलो क्या बोलूं? इनको क्या नाम देना है भाई? और रीजन क्या है? रीजन क्या है? जवाब किसका दे रही है? एक और वाक्य लिख लिया करता हूं, यहां पर ध्यान से समझो बेटा। एक वाक्य और लिख लेता हूं, शी कॉल्स मी। बोलो क्या लिखा है? बुलाने वाली, सब्जेक्ट। काम का किया, बुलाने का। किससे बुलाया? इसका मतलब ये कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, किसे, किसको का जवाब देता है। इज द पॉइंट क्लियर? अभी आगे चलकर इस पे दोबारा टिप्पणी करूंगा क्योंकि आगे इसका काम होगा। फिलहाल ध्यान से देखो, आगे चलता हूं और इसके पैरेलल एक चीज तैयार करूंगा ताकि आप मामले को जक्सटापोज कर पाए। और यहां पर एक चीज तैयार होती है, पहले नंबर पे लिखा है बच्चों, श्रद्धा। श्रद्धा इज एन एक्ट्रेस। श्रद्धा इज एन एक्ट्रेस। एक और वाक्य लिखा है, श्रद्धा इज ब्यूटीफुल। श्रद्धा इज ब्यूटीफुल। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, विराट इज अ क्रिकेटर। विराट इज अ क्रिकेटर। एक और सेंटेंस लेते हैं बेटा, विराट इज स्ट्रॉन्ग। आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिंकिंग वर्ब किसको कहते हैं? लेट मी रिमाइंड यू गाइस, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने वाली वर्ब क्या कहलाती है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो बेटा अंग्रेजी में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो बन सकता है कोई, या फिर बन सकता है कोई, इसके अलावा कोई भी आइटम क्या नहीं बन सकता?
बोलो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का हक कितनों के पास है? दो के पास, या तो नाउन बनेगा या फिर एडजेक्टिव। और बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसा नाम वैसा काम, ये सब्जेक्ट को ही बेहतर समझाने का कार्य करता है। ये सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी देने की बात करता है, ये सब्जेक्ट को बेहतर समझाता है, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो क्या इज वर्ब नहीं है? वर्ब से पहले जो भी केस आया इसको क्या कहते हैं? बोलो, सब्जेक्ट। और श्रद्धा है, बोलो क्या? क्या का जवाब देने वाला आइटम कौन था? तो एक बार के लिए मैं इसको ऑब्जेक्ट लिखता हूं और आपको सोचने पे मजबूर करता हूं। लिखने का काम किसने किया था? बोलो, लिखने का काम किसने किया था? और लिखा क्या था? क्या मैं पत्र हूं? क्या पत्र मैं हूं? इसका मतलब आई अलग और लेटर, इधर आओ। श्रद्धा इज एन एक्टर, इज एन एक्ट्रेस। इसका मतलब श्रद्धा कौन है? बोलो, श्रद्धा, श्रद्धा कौन है? बोलो। और जो श्रद्धा है शायद उसी को क्या बताया जा रहा है? श्रद्धा ही, श्रद्धा ही जो एक्ट्रेस है वही कौन है भाई? क्या ये जानकारी इसी की है? तो इस आइटम को मैं बोलूंगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलूंगा? इधर आ जाओ। लड़की गाती है गाना, क्या लड़की गाना है? क्या ये गाना लड़की है? तो ये आइटम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का खेल है। इधर आ जाओ। श्रद्धा इज ब्यूटीफुल, ये क्या है? बोलो, श्रद्धा कौन हो गई? सब्जेक्ट। और जो श्रद्धा है वही क्या है? जो ब्यूटीफुल बताई गई वही कौन है? इसका मतलब ब्यूटीफुल किसकी जानकारी है भाई? तो इस आइटम को मैं क्या बोलूंगा? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक बार इधर आ जाओ। वी ड्राइव अ कार, हम गाड़ी चलाते हैं, क्या हम ही गाड़ी हैं? क्या जो गाड़ी है वो हम लोग हैं? तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का खेल है। किसका खेल है? इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। इस वाक्य को दोबारा देखो। क्या श्रद्धा ही एक्ट्रेस? एक्ट्रेस ही श्रद्धा? तो इस वर्ब को क्या नाम दूंगा? बोलो, इस वर्ब को क्या नाम देंगे? बोलो, वर्ब या लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब। बेटा यहां पे श्रद्धा की जानकारी है, तो ये आइटम कौन हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है? ये वाला नाउन। श्रद्धा ही सुंदर, सुंदर ही श्रद्धा। सत्य ही शिव, शिव ही सुंदर। इसका मतलब जो भी बात है, श्रद्धा ही सुंदर, सुंदर ही कौन? तो ये इसी की जानकारी है, तो इसको मैंने क्या नाम दिया? इस लिहाज से इस वर्ब को क्या नाम दूंगा? लिंकिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? लिंकिंग वर्ब। और क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव बन सकता है? बेशक बन सकता है। विराट ही तो क्रिकेटर है, जो क्रिकेटर है वही तो विराट है। इसका मतलब इस वर्ब को क्या नाम दूंगा? लिंकिंग वर्ब। एक बार दोबारा से मुझे रिमाइंड करा दो बच्चों, लिंकिंग वर्ब क्या भला है? जो किसी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकता है? या तो नाउन या तो और कोई नहीं बन सकता है। विराट ही स्ट्रांग है, विराट की विशेषता बताई जा रही, जो स्ट्रांग है वही कौन है? विराट। विराट है अंबुजा, देख लो विराट। तो यहां विराट स्ट्रांग है, इसका मतलब ये विराट सब्जेक्ट हुआ। इस वर्ब को क्या नाम दूंगा? लिंकिंग वर्ब। और ये स्ट्रांग क्या है? तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक विशेषण हो सकता है? बिल्कुल। तो यहां पर देखने की बात है कि वर्ब से पहले दोनों आइटम कैसे थे? अलग अलग, क्योंकि मैं लेटर नहीं था और लेटर मैं नहीं था। लेकिन यहां पे देखो, श्रद्धा ही एक्ट्रेस और एक्ट्रेस वही कौन? तो ये आइटम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का है। तो जब भी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ा जाता है, तो जो वर्ब यूज में ली जाती है उसे क्या नाम दिया गया है? उसको हमने लिंकिंग वर्ब पुकारा है। कौन सी वर्ब पुकारी है? लिंकिंग वर्ब। अब मुझे बताओ लिंकिंग वर्ब का क्या सिस्टम है भाई? आप कहोगे सर कोई बड़ा सिस्टम तो है ही नहीं। सब्जेक्ट और उसकी जानकारी, जिसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इसको जोड़ने वाली वर्ब को क्या नाम दे रहे हैं? लिंकिंग वर्ब। और ये और बता दो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कितने लोग बन सकते हैं? नाउन और एडजेक्टिव, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता है। ठीक है भाई, इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लिंकिंग वर्ब पे काफी सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा करता है। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे क्लास के अगले हिस्से में, उस पर चर्चा जरूर करेंगे।
आपके स्टेट लेवल इम्तिहानों में वीडियो एलडीसी वगैरह पेपर में कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, शी इज टॉल, और इसको अंडरलाइन करके बोलते हैं बताओ ये चीज क्या है। इसमें ऑप्शन दिया जाता है ब्ला 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 और ब्ला। आपको पता है कि इस लड़की की विशेषता है, इस लिहाज से ये कौन है, एडजेक्टिव। लेकिन कभी कभी वो इसको गायब कर देता है और बोलता है अब बताओ क्या है, तो फिर ये नहीं दिया होता तो ये दे देता है। बोलो कौन सा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब विशेषण को मैं क्या कह सकता हूं, इसका मतलब इस लड़की की विशेषता ही तो है टॉल, जो टॉल है वो ये लड़की तो है, तो इस लिहाज से ये कौन हो गया, एडजेक्टिव। नहीं बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, इसका वैकल्पिक नाम क्या है बोलो। इस लिहाज से इस वर्ब को क्या नाम दूं, लिंकिंग वर्ब। तो ये बातें पता रहनी चाहिए। आओ चलते हैं इससे आगे बच्चों, क्रियाएं अभी और भी हैं, देखते रहिए आज तक सबसे तेज। यहां आती है क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी है, ट्रांजिटिव। उसके बगल में एक और लिखी है, बोलो कौन सी वर्ब है भाई, इंट्रांजिटिव। तो सुनने में अच्छा लगता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, हिंदी में और अच्छा लगता है। इनको हम कहते हैं बेटा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। अच्छा ये बताओ बेटा कर्म क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्म। तो बेटा जो कर्म होता है वही कौन होता है, इसको पहचानने के लिए कितने प्रश्न बनाए हैं, जो इनका जवाब देगा वो कौन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, दुनिया में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद में कौन आ सकता है, जिन क्रियाओं के बाद में ऑब्जेक्ट उपस्थित हो सकता हो, ऐसी क्रियाओं को कहते हैं सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब्स। कुछ ऐसी भी क्रिया दुनिया में है जिनके बाद में कुछ भी आएगा, मतलब कुछ भी आएगा, लेकिन कर्म या ऑब्जेक्ट उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कह देंगे। तो मोटे तौर पे मुझको एक बात समझ आ गई, और वो बात यह है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। आओ मेरे साथ चर्चा करते हैं बच्चों। एक लड़की है दीवानी सी, जिसको आप क्या कहते हो, सब्जेक्ट। क्या काम करती है भाई, लिखने का काम करती है। मैंने पूछा क्या लिखती है, आपने बोला खत लिखती है। इसका मतलब ये खत किसका जवाब दे रहा है, जो भी इन शब्दों का जवाब देता है हिंदी या इंग्लिश में, उस आइटम को मैं क्या कह लेता हूं। अब ये और देख लो, क्या लड़की ही खत या खत ही लड़की है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये वर्ब है, और इस आइटम को क्या बोलूंगा बोलो। क्या इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट जैसी चीज आ पा रही है, क्या ये वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके चल रही है। तो ऐसी क्रियाएं जो किनके साथ आ सकती हो, तो ऐसी क्रियाओं को कौन सी क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। अच्छा अगर मान लीजिए एक बात ये देखो, अगर ये सेंटेंस यही खत्म हो जाता, ये दिया ही नहीं जाता, अब ये सकर्मक है कि अकर्मक, बोलो। इस सेंटेंस में शी रोट फुल स्टॉप, तो आप इसको क्या कह देंगे, नहीं। मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ये अलग बात है, ऑब्जेक्ट आ तो सकता था। शी रोट अ नोवेल, शी रोट अ लेटर, शी रोट नोट्स। इसका मतलब मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब नहीं कि वो अकर्मक हो गया। चाहे मैं इसको लिख दूं या इसको गायब कर दूं, प्रश्न पूछो शी रोट व्हाट। अगर व्हाट के जवाब में कोई चीज तैयार हो पा रही है, तो ऐसी क्रिया को क्या कहना है, हिंदी में सकर्मक क्रिया, और इंग्लिश में क्या कहना है, ट्रांजिटिव वर्ब। ये मत कहना कि जब तू आएगा तभी तू ट्रांजिटिव होगा, जब तू नहीं आएगा तब भी तू तो ट्रांजिटिव ही रहेगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, इसको देखो भाई। एक लड़का है दीवाना सा, सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है, आप कर रहे हो, न्योता दे रहा है भाई, दावत दे रहा है भाई, किसे, मुझे। तो इसका मतलब ये कौन हो गया, और शायद ये तो आई का वैसे भी ऑब्जेक्टिव केस ही था, अरे हाँ या ना। एक लड़का है जिसका नाम है गौरव, काम क्या कर रहा है, गाने का क्या गा रहा है। तो मेरे हिसाब से क्या का जवाब देने वाला आइटम कौन हो गया, माया। ये सब्जेक्ट हो गई। क्या माया है प्रभु, ये वर्ब के नाम पे क्या है बोलो, टोल्ड। माया टोल्ड, बोलो क्या, कथा। इसका मतलब ये क्या का जवाब देके कौन हो गया। अब बताओ अगर ये वाक्य यहां 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 खत्म हो जाता,
तो क्या वर्ब ट्रांजिटिव थी कि इंट्रांजिटिव? सर अभी भी ट्रांजिटिव वर्ब थी, चाहे ऑब्जेक्ट दिया गया हो या ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता हो, ऐसे समय इस क्रिया को क्या कहना है? ट्रांजिटिव वर्ब। इधर आ जाओ, इंट्रांजिटिव में कुछ भी होगा लेकिन कर्म नहीं होगा, कर्महीन वाक्य है, इनको कहते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। कौन से सेंटेंस है बोलो? इनको कहते हैं कौन सी क्रिया? एक लड़का है जो सब्जेक्ट है, उसने एक काम किया, बोलो कौन सा वाला? लड़के ने क्या काम किया है? जाने का, वह गया, बोलो कहां गया? तो इसका मतलब ये जो घर है वो इनका जवाब दे पा रहा है क्या? अरे इनका जवाब दे पा रहा है क्या? तो कुल मिला के वो कुछ भी होगा अपने घर पे होगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। वैसे बता दूं, वह गया बोलो कहां, कहां का जवाब देने वाला आइटम फंक्शनल ग्रामर में एक एडवर्ब होता है। बोलो क्या होता है? क्या ये बात मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूं? नाउन की इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि वेयर और व्हेन का जवाब देने वाला आइटम, तो तुम कुछ भी होगे अपने घर पे होगे। इसका मतलब यहां पर ये जो भी चीज है ये ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट लगा सकता हूं? ही वेंट, व्हाट? ही वेंट होम? नहीं। इसका मतलब इस क्रिया के बाद में चाहकर भी क्या नहीं आ सकता? इसका क्या नाम दूंगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। चाहे मैं लगाने की कोशिश भी कर पाऊं, ऑब्जेक्ट नहीं फिट होगा यहां पर। अगला देखो, एक लड़की है दीवानी सी, काम क्या कर रही है? खड़ी है, ये वर्ब हो गया बच्चों। खड़ी कहां है? कहां का जवाब देने वाला आइटम? ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब जो भी है ऑब्जेक्ट तो नहीं है। वैसे क्या है कहां का जवाब देने वाला? बोलो। ठीक है, एक लड़का है जो सब्जेक्ट है, मूव्ड यानी हिल के अंदर चला गया, कहां गया है? बोलो। कहां का जवाब देने वाला आइटम कौन है? ऑब्जेक्ट या एडवर्ब? इसका मतलब इस वर्ड के बाद में क्या नहीं लगा पा रहा? इसका मतलब ये वाली कौन सी वर्ब है? अब नहीं बोल रहे हो? इंट्रांजिटिव वर्ब। पक्षी उड़ते हैं, उड़ने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? काम क्या कर रहे हैं? उड़ने का। कहां उड़ रहे हैं? इन द स्काई। इसका मतलब इन द स्काई कहां का जवाब दे रहा है? इस लिहाज से ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये क्रिया क्या बता दी गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? किसी व्यक्ति को यहां तक कुछ पूछना है तो डू आस्क हियर एंड नाउ। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया सकर्म और कर्मक क्रिया अकर्म, ये विद ऑब्जेक्ट, ये विदाउट ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं बच्चे। तो अभी एक सदी पहले हमने एक अध्याय पढ़ा था भाई प्रोनाउन, उसकी जब ढलान आई थी तब हमने एक क्रियाओं की सूची तैयार करी थी, इफ यू रिमेंबर। लोगों ने कहा कि सब हो गया बस वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो हमने वो भी करवा दिया था। उन वर्ब्स को हम कहते हैं कौन सी वर्ब्स? प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव वर्ब भी एक तरह की ट्रांजिटिव वर्ब होती है। बोलो क्या कह दिया? ये भी एक तरह की कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, लेकिन इनके साथ एक शर्त चलती है कि इन सब्जेक्ट के बाद में कौन सी वर्ब है? बोलो। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, जिसकी सूची में आपको पहले दे चुका हूं, और इन वर्ब्स के जस्ट बाद में किसका आना जरूरी रहता है? इसमें ऑब्जेक्ट का आना 100% जरूरी होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी बनती हैं जिनके बाद में क्या आना जरूरी होता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इटालियन पास्ता राफ्ता राफ्ता ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो बेटा इस रिफ्लेक्सिव वर्ब की शक्ल देखनी पड़ती है, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आपको गाड़ी को सेल्फ देना पड़ता है। गाड़ी को सेल्फ देना पड़ता है। वो सेल्फ कैसे देना है आओ देखें। ही इंट्रोड्यूस्ड मी, चूंकि मैं उस तालिका को पढ़ चुका हूं, मुझे अच्छे से पता है कि ये चीज क्या है। कौन सी वर्ब है? बोलो। इसका मतलब ये कौन है? उसने इंट्रोड्यूस किया, बताओ किसे? किसे का जवाब देने वाला आइटम? और शायद रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद में क्या आना जरूरी है? इसका मतलब ये वाक्य 16 आने
लेकिन कभी कभी ये बेदर्द एग्जामिनर यहां से किसको उड़ा देता है और फिर साइड पे खड़े होके देखता है बेटा कुछ गलती वलती है। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया जाना था लेकिन उसने नहीं दिया। तो बेटा इसकी शक्ल देखो और इस जगह पर आपको गाड़ी में सेल्फ लगाना पड़ता है। इसको कहते हैं हिमसेल्फ। तो क्या ये टेक्निकलिटी आपको समझ आ गई? ये लगाना जरूरी है, इससे बच नहीं सकते। ऐसे ही देखो बेटा इंजॉयड। तो इंजॉयड अपने आप में कैसी वर्ब है? तो जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं जिनके पास लिस्ट है उनको पता है कि रिफ्लेक्सिव वर्ब है। करने वाला है आई, करने वाली है शी, करने वाला है मेजबान। ये जो भी मैंने वर्ब्स लिखी हैं बोलो कौन सी वर्ब्स हैं ये वाली? इनके बाद में क्या दे रखा है बोलो? ऑब्जेक्ट। क्या दे रखा है बोलो? हाँ जी, क्या दे रखा है बोलो? ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट दिया जाना जरूरी होता है? बेशक होता है। लेकिन अगर ना दिया जाए तो किसकी माँ को मासी बोलूंगा? तो अगर ये ना दिया है तो बेटा इसकी शक्ल, सब्जेक्ट की शक्ल देखकर यहां पर क्या अटैच किया रे माइसी? इसी को देखकर यहां क्या अटैच करना है? हर से। और यहां पे अगर ये ना आता है तो होस्ट को देखकर यहां पर हम क्या लगाएंगे? कॉमन जेंडर है बेटा। तो यहाँ पे प्रायिकता नंबर पहले किसको जाती है? पढ़े थे नहीं पढ़े थे? तो गाड़ी यहाँ पे सेल्फ ले लिया करती है। रिफ्लेक्सिव वर्ब की यही खूबसूरती थी। उतार लीजिए। एक बार इस सेंटेंस को देखो, बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है? क्या ये सब्जेक्ट है? अरे हाँ या ना? ये सब्जेक्ट है, ये कौन सी वर्ब है? और इंजॉय किया बोलो क्या? ऑब्जेक्ट। और ये गाड़ी में क्या दे दिया? तो मैंने आपको क्या बताया था? रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद में क्या आना 100% जरूरी है। क्या ऑब्जेक्ट दे रखा था? जब दे रखा था तो गाड़ी सेल्फ लेने की आवश्यकता, अगर फिर भी लगा रहे हो इसका मतलब आप ज्यादा समझदार। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आना पहले है। प्रायिकता किसकी बनती है? अगर वो ना दिया हो तो गाड़ी में सेल्फ लगता है, वो द्वैतिक योजना है, सेकेंडरी प्लानिंग है वो। एक बार इसको देख लो और बताएं कोई डाउट है तो। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर जरूरी है, सीखना पड़ता है। 9वें नंबर की वर्ब है हैपनिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है? हैपनिंग का मतलब करना नहीं है, घटित हो जाएगी, यानी किया नहीं जाता, हो जाता है। तो आपको मैं इस बात को एक चित्र से समझाता हूं। आपने देखा होगा 14 जनवरी को छतों पे, अरे हाँ या ना? तो एक व्यक्ति यहां खड़े होकर खींच मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है और थोड़ी देर में यहां मरा हुआ है। बताओ क्या ये नीचे आ गया है? क्या इसने नीचे आने के लिए कुछ एफर्ट्स किए हैं या अपने आप आ गया? नहीं, वो तो खींच मार रहा था, नीचे तो स्वतः ही आ गया, हो गया काम। तो जो काम अपने आप नेचुरली हो जाता है, एफर्टलेसली हो जाता है, करना नहीं पड़ता, स्वतः ही होता है, ऐसी वर्ब्स को क्या कहते हैं? जैसे एक लड़का है गिर पड़ा, बोलो कहां से? उसने कुछ नहीं किया, लिखी थी। बारिश होती है, अरे तुमने क्या किया? बारिश तो हो जाएगी, तुमने क्या किया? ये हो जाती है, करी नहीं जाती। तो ये जो फॉल क्रिया है ये कौन सी वर्ब है? हो जाती है, इसमें आपका मेरा कोई एफर्ट नहीं होता। इस लड़के ने नीचे आने के लिए प्रयास किए थे कि नहीं? इसको तो इल्म भी नहीं था बेचारे को, ये तो खींच रहा था सद्दे में से। बोलो हाँ या ना? चलो कोई नहीं, हैपनिंग वर्ब यहाँ पे हमारी पूरी होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है
एक कंसेप्ट आया था लिंकिंग वर्ब को मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। अब आ रहा है कौन सा? एक्शन वर्ब और स्टैटिक वर्ब। बोलो कौन सी वर्ब? तो बेटा एक्शन वर्ब को पढ़ लेते हैं। चलो, आज तबीयत खराब है, ज्यादा तंग नहीं करूंगा आपको। एक्शन वर्ब क्या होता है? जिसमें आप एक्शन करते हो, इसमें आपको करना ही पड़ता है। जैसे एक वॉशरमैन है जो किसको धोता है, बताओ? तो क्या अपने आप धुल जाते हैं कि करना पड़ता है? साहब, करना पड़ता है। तो धोबी धोता कपड़े को है, और धोबी को धोती धोबी ने। ये नहीं सकता। तो अगर आपने काम किया है तो इसको क्या बोलूंगा? बोलो एक्शन वर्ब, क्योंकि आपको हाथ पैर तोड़ने पड़ रहे हैं। एक लड़का खेला, बोलो क्या? मुझे लगता है इसने खेलने का एक्शन किया होगा। तो जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, एक्शन करते हो, इस वर्ब को क्या नाम दूंगा? अब खूबसूरती क्या है ये देखो, कि सब्जेक्ट, इसके बाद में कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब। और एक्शन वर्ब में अगर एक्शन हो गया तो इसके बाद में जो आइटम आ सकता है वो कौन है? एक और रामायण समझो। कभी कभी आपको सब्जेक्ट के बाद में एक्शन नहीं बल्कि कौन सी वर्ब दी जाती है? बोलो कौन सी? स्टैटिक वर्ब। कौन सी वर्ब है? स्टैटिक वर्ब क्या होती है अभी देख लेते। स्टैटिक वर्ब क्या होती है देख लेते हैं। और स्टैटिक वर्ब के बाद में जो आइटम आता है उसको हम कहते हैं बच्चों एडजेक्टिव। बोलो क्या बोला मैंने? एडजेक्टिव। इससे मुझे शिक्षा मिली कि एक्शन वर्ब के बाद में तो, और स्टैटिक वर्ब के बाद में बोलो क्या? स्टैटिक वर्ब क्या होती है? वही ऐसी क्रियाएं जो इंद्रियों से जुड़ी हो। इंद्रियां कितनी होती हैं? जैसे सुनने वाली, सुन रहा है ना तू, श्रवणेन्द्री। सूंघने वाली स्मेल, घ्राणेन्द्री। देखने वाली सी, दर्शनेन्द्री। अरे हाँ या ना? जरा जरा टच मी स्पर्शेंद्री। फील कौन सा है? एक स्वादेंद्री रह गई है, टंग, टेस्ट करती है। बोलो हाँ या ना? ये इंद्रियों से जुड़ी जो बातें होती हैं इनको हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं। अधिक जानकारी के लिए फ्लॉपी नंबर 6, टॉपिक का नाम कौन सा था? टेंस। जो पढ़ चुके हैं बढ़िया, जो नहीं पढ़ चुके एक बार पढ़ लेना, वहां पे इसको विस्तार से समझा रखा है, मन भावन क्रियाओं के नाम से समझा रखा। ठीक है, तो ये दिल की बातें, मस्तिष्क की बातें और स्वामित्व दिखाने वाली बातें, इंद्रियों से जुड़ी बातें, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? और इनके बाद कौन आता है? अब मुझको एक बात बताओ, एक वॉशरमैन ने धो दिए कपड़े, एक्शन किया है क्या? तो बेटा गुड तो कौन होता है और वेल क्या होता है? अब एक्शन वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए? बोल नहीं रहे हो। तो आप कहोगे सर एक्शन के बाद में क्या आना चाहिए? ये नहीं आएगा। एक लड़का खेला हॉकी, बताओ कैसी? तो अगर ये एक्शन वर्ब है तो एडजेक्टिव की एडवर्ब, दिस म्यूजिक साउंड्स, इंद्रियों से जुड़ी बात है, जिसको मैं फील कर पाता हूं, परसेप्ट कर पाता हूं, ऐसी बातें हैं। दोनों में कौन सी वर्ब है बच्चों? स्टैटिक वर्ब है। और स्टैटिक वर्ब के बाद में कौन आता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब? एडजेक्टिव या एडवर्ब? इसमें एडजेक्टिव को आपको ठीक करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? एक बहुत क्रांतिकारी प्रश्न एग्जामिनेशन में बार बार दिखता है, उसको और देख लो। दिस मैंगो, कभी वॉइस में आ जाता है, कभी कैसे आ जाता है, इसलिए दादागिरी मचा रखी है भाई। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट ऑब्लिक स्वीटली। आंसर क्या और क्यों बताइए? बोलो। तो यह मैंगो जो है ये तो कौन हो गया? स्वाद देता है। शायद ये स्वाद इंद्रिय की बात है, इंद्रियों से जुड़ी क्रिया है, स्टैटिक वर्ब है।
और स्टैटिक वर्ब के बाद में बोलो कौन आता है, एडजेक्टिव आता है बच्चों या एडवर्ब आता है? तो आप कहोगे स्टैटिक वर्ब के बाद में तो एडजेक्टिव आना चाहिए, इसको क्रॉस करो सर। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, लेकिन देने वाला एरर में देगा दिस मैंगो टेस्ट स्वीटली, गलत हो। क्या बात समझ आ रही है? तो ये हमारी क्रियाओं के प्रकार थे, लेकिन जिसके लिए मैंने ये कहानी कही उन किरदारों से आपको मिलवा आज देता हूं, उसको हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उससे पूरी कायनात घूमेगी। उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो अब दो तरह की वर्ब्स आएंगी। एक तो आएगी बेटा, कौन से नंबर है अब? हाँ जी, 12th। तो यहां आ जाएगी फाइनाइट वर्ब, बोलो कौन सी? फाइनाइट वर्ब्स। ये कौन सी होती है ये तो वक्त बताएगा। उसके बाद एक और आती है बेटा जिसका नाम क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये वर्ब्स कैसी होती हैं, क्यों होती हैं, क्या होती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। मैं इनका एक हवाला देके छोड़ रहा हूं, केवल एक आइडिया फेंक देता हूं। नॉन फाइनाइट वर्ब में बेसिकली आने वाली चीजें कौन सी होती हैं? पढ़ के बताओ क्या लिखा है? इन्फिनिटिव। उसके बाद में क्या लिखा है बोलो? वेयर इन्फिनिटिव। उसके बाद में क्या लिखा है पढ़ो? जेरन। उसके बाद में क्या लिखा है? पार्टी पार्टिसिपल। इसका एक और नाम है बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे क्या लिखा है बोलो? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद में एक और आता है, बोलो कौन सा? पास्ट पार्टी पास्ट पार्टिसिपल। और एक और आता है बेटा, उसको कहते हैं कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल। कितने पार्टिसिपल हैं? इस सारणी को उतार लेना, फिर कल मिलेंगे आपसे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये टॉपिक अब गहरे पानी में उतरने वाला है, तो कृपया छुट्टी लेने की कोशिश मत कीजिएगा।